Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Corruption Perception Index. So first point is the Corruption Perception Index 2025 by Transparency International shows global corruption is worsening with many countries scoring below 50, indicating weak governance and declining public trust. जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 इशू हुआ है या उसको रिलीज़ किया है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जो शो कर रहा है एक ग्लोबल करप्शन, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना करप्शन है, जो वर्सनिंग कर रहा है विद मैनी कंट्रीज़, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्कोर किया है बिलो 50, जो इंडिकेट कर रहा है वीक गवर्नेंस और डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट. Second point, India scored 39 out of 100 and ranked 91st, showing stagnation over the last decade, which is concerning for a country aiming for developed status by 2047. तो इंडिया ने स्कोर किया है 39 आउट ऑफ 100 एंड रैंक लाया है 91st, और जो शो कर रहा है एक स्टैग्नेशन ओवर द लास्ट डिकेड, मतलब 10 सालों में इंडिया की ये रैंक रुकी हुई है, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, विच इज़ कंसर्निंग, जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है फॉर कंट्री जिसका एम है कि वो डेवलप हो जाएगा बाय द स्टेटस ऑफ 2047. मतलब इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है 2047, बट जो उसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो रैंकिंग है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो ये कंसर्निंग है फॉर इंडिया लाइक कंट्री. Third point, corruption negatively impact the economy by raising transaction costs, reducing investment and encouraging rent seeking, thereby lowering productivity and growth. जो corruption है वो negatively impact कर रहा है economy में. इसके रीज़न क्या है? by raising transaction cost, reducing हो रही investment and encouraging rent seeking, जिसके कारण lower हो रही हमारी productivity and growth. For India, corruption may cost around 0.5% to 1.5% of GDP annually, diverting crucial resources away from sectors like infrastructure, health and education. तो जो करप्शन है इन इंडिया वो लीड्स कर रहा है एक सिग्निफिकेंट एनुअली इकोनॉमिक लॉस विच इज़ 0.5% टू 1.5% ऑफ GDP, जो क्या कर रहा है बाय वेस्टिंग और मिस एलोकेटिंग कर रहा है पब्लिक रिसोर्सेज को, जिसके कारण क्या है डिप्राइविंग क्रिटिकल सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया और एजुकेशन हो गया, जो नेसेसरी फंडिंग है और जिसको रिड्यूस कर रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट आउटकम्स को. Major issue in India is the complex compliance architecture with thousands of regulations, increasing bureaucratic hurdles and creating opportunities for corruption. तो इसका ये मतलब है कि जो इंडिया है वो ओवरली कॉम्प्लेक्स है और डेंस रेगुलेटरी सिस्टम में जो इंक्रीज़ करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स को और डिले करता है, जिसके कारण नॉट ओनली हैम्पर करता है एफिशिएंसी को बट ऑल्सो क्रिएट करता है फर्टाइल ग्राउंड फॉर करप्शन ड्यू टू एक्सेसिव डिस्क्रिशन एंड लैक ऑफ transparency. 7 point, positive trends include digital governance reforms like DBT, GST and digital payments, which have improved transparency and reduced leakages. Initiative by Reserve Bank of India in digital payments have strengthened accountability. तो जो कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जैसे डिजिटल गवर्नेंस हो गया, डिजिटल गवर्नेंस में क्या क्या रिफॉर्म किए गए, जैसे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, GST और डिजिटल पेमेंट है, जिससे क्या हुआ है जो डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू क्या कुछ रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण क्या हुआ जो हमारे करप्शन इंडेक्स में कुछ इम्प्रूव्ड आया है, जिसकी जैसे क्या हुआ ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस हुआ लीकेजेस को, मतलब इसके थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी आई है और रिड्यूस हुआ लीकेजेस. मतलब पहले क्या होता था हर चीज़ में आपको पैसे देने पड़ते थे कोई काम कराने के लिए, किसी जैसे एक तरह की कमीशन, तो वो रिड्यूस हो गई, तो किसी तरह की लीकेजेस नहीं होती है. और इनिशिएटिव जैसे बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल पेमेंट, जिसने क्या किया है वो स्ट्रेंथन किया है अकाउंटेबिलिटी को. 8 point, the article emphasizes that corruption is not just a moral issue but an economic and strategic challenge, and India needs institutional reforms, regulatory simplification and stronger governance to sustain growth and improve global क्रेडिबिलिटी. जो आर्टिकल है वो इम्फसाइज़ कर रहा है कि जो करप्शन है वो ना केवल एक मोरल इशू है बट एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक चैलेंज है इंडिया के लिए,
जिसको इंडिया को ज़रूरत है एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन की और एक स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस की जो सस्टेन करे ग्रोथ को और इम्प्रूव करे ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को। And the second topic is related to corporate social responsibility. So first point is corporate participation in environmental protection is increasing through corporate social responsibility under the Companies Act 2013, linking business with sustainability goals. तो जो कॉरपोरेट का पार्टिसिपेशन है इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में वो इंक्रीज़ हो रहा है थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक्ट आया है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 जो लिंक करता है बिजनेस को विद सस्टेनेबिलिटी गोल्स। Second point, despite India's climate commitment, environmental degradation continues due to weak enforcement and gaps in compliance mechanism. डिस्पाइट मतलब बावजूद इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट है बट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉन्टीन्यूज़ है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट है वो स्टिल गोइंग वर्स ओवर टाइम, मतलब उसमें अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। इसका रीज़न है वीक इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड गैप्स इन कंप्लायंस मैकेनिज्म, मतलब रूल्स बन रहे हैं बट उसमें कोई कंप्लायंस नहीं है। Third point, CSR funds are increasingly being used to afforestation, biodiversity conservation and water management supporting ecological restoration. जो CSR फंड है उसको मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर afforestation मतलब को फॉरेस्ट को बढ़ाना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको बचाना और वाटर मैनेजमेंट में जिससे सपोर्ट करेंगे हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। मतलब जिस नंबर में हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं उसी अमाउंट में हम उसको रिफिक्स करें, दैट इज़ द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। Point, public private partnership involving companies and NGOs are emerging as a key drivers of large scale environmental project। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वॉल्विंग कंपनीज और NGOs वो आर इमर्जिंग, मतलब वो एक इमर्ज करके आ रहे हैं एज अ की ड्राइवर्स, मतलब इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ लार्ज स्केल environmental projects। 5 point, India has set ambitious target like net zero emission by 2070, but achieving them requires stronger corporate accountability and green investment। जो इंडिया ने अपना एक एम्बिशन सेट करके रखा है कि टारगेट करेंगे जैसे नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, बट उसको अचीव करने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? हमको एक रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की और ग्रीन इन्वेस्टमेंट। 6 point, CSR initiative often suffer from lack of transparency, monitoring and impact assessment, reducing their effectiveness। जो CSR इनिशिएटिव है वो पीरियोडिकली मतलब लगातार सफ़र करता है फ्रॉम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी में लैकनेस है, मॉनिटरिंग है मतलब प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया जाता है और इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिड्यूस करता है देयर इफेक्टिवनेस। There is a need to shift from token CSR spending to outcome-based sustainability effort, integrating ESG means environmental, social and governance principle into core business strategies। इसका मतलब ये है कि it means हम मूव करें अवे फ्रॉम सुपरफिशियल या चेक बॉक्स स्टाइल CSR एक्टिविटीज़ टूवर्ड मीनिंगफुल इनिशिएटिव जो क्रिएट करे एक मिजरेबल एंड लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी and the environmental। 8 point, strengthening institutional framework, improving regulatory oversight and promoting community participation are essential for making CSR-led environmental effort impactful। तो इसमें 8 पॉइंट ये बोल रहा है कि हमको ज़रूरत है बढ़ाने की या स्ट्रेंथिंग करने की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, इम्प्रूव करना है रेगुलेटरी ओवरसाइट को और प्रमोट करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जो एसेंशियल है फॉर मेकिंग CSR लेड इन्वायरमेंटल एफर्ट्स इम्पैक्टफुल।